हरियाणा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास जी हमारे साथ हैं। दास साहब, जो आड़तियों से विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं मसला उलझा हुआ था, क्या वो पेच हल हो गए हैं? जी, कल संजीव कौशल जी और मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आड़ती एसोसिएशन के विभिन्न पदाधिकारी और विभिन्न राज्य जिला के जो आड़ती हैं उनसे बात किया था। उनके मन में कुछ चीज़ों को लेकर संशय था, उसके बारे में हमने क्लैरिफिकेशन दे दी। और भी कुछ बातें उन्होंने रखी थी जो हमने सोचा कि सिस्टम को पूरा त्याग करने के बाद ही उनको माना जा सकता है, इसलिए उसको हमने माना नहीं। लेकिन मुझे ये खुशी है कि आरती एसोसिएशन ने ये आज के वक्त का नज़ाकत को देखते हुए वो अपने स्ट्राइक वापस ले लिए गए हैं और सभी जिलों से मुझे खबर मिल रहा है कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। सर, इनकी कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो मानी गई हैं? 3 चीज़ें उनकी बड़ी बातें हैं जो मानी गई हैं। पिछले साल जब पीएसएस के तहत हैफेड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन सरसों खरीद रहे थे, उसमें हालांकि उस स्कीम के तहत आड़तियों को इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हैफेड वगैरह मंडी लेवल पर अपने कोई इस तरीके से उनके मुलाजिम नहीं थे, तो इन्होंने आड़तियों की मदद लेके खरीदा था। तो पिछले साल उसके लिए क्विंटल पीछा 40 रुपये उनको पे किया गया था। उनका कहना था कि इसको बढ़ाया जाए, तो उनके मांग को मानते हुए 1 क्विंटल में वो 1.25% का वो देने का फैसला सरकार ने लिया, जिससे 40 रुपये के बढ़कर 55 रुपये 30 पैसे के आसपास वो हो गया। तो ये आप देखेंगे कि उनको जो पारिश्रमिक दिए जा रहे थे इस तरीके से, तो ये लगभग 1/3 इसमें बढ़ोतरी हुई। दूसरी मांग उनका था कि आपको पता है कि भारत सरकार ने चाहा था कि जो एमएसपी का पूरा पैसा किसान के अकाउंट में सीधा जाए, और जो हम सरसों की खरीद करते हैं, बाजरा की खरीद करते हैं, उसमें सारा का सारा पैसा हम सीधा किसान के अकाउंट में डालते हैं। इस बार भारत सरकार का कहना था कि आप सरसों, गेहूं और जीरी में भी सीधा किसान के अकाउंट में पैसे डालें। लेकिन उनका मांग ये था कि किसान अकाउंट में सीधा पैसा जाने के बजाय पैसा हमारे अकाउंट में होते हुए जाए। ये एक मेजर मांग उनका था जो हमने माना, और हमने उनको ये छूट भी दिया कि किसान से जो पैसा उन्हें वसूल करना है उस पैसे को काट के बाकी जो पैसा है किसान को उसके खाते में देंगे। तीसरी चीज जो उनका जो मांग था और हमने माना है कि हमने कहा था कि जो ई खरीद प्लेटफॉर्म में जो 7-8 बैंक हैं, उन्हीं बैंक में वो अपना खाता खुलवाएं, ताकि किसान उनको पेमेंट करते हुए और उनसे किसान को पेमेंट दिलाते हुए बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। लेकिन कई आड़तियों का ये कहना था कि उनके अपने जिस भी बैंक में अकाउंट है उसी बैंक अकाउंट में करने दिया जाए। उसको भी हमने माना। हमने कहा कि जब तक सारे बैंक अपने ई खरीद प्लेटफॉर्म में नहीं आ जाते, इस फसल में उनको अपने ही बैंक अकाउंट में लेने के लिए इजाज़त मिल जाएगी। ये 3 बड़ी चीज़ें थी। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का दौर है, इस दौरान अगर देखा जाए तो काला बाजारी की काफ़ी शिकायतें आ रही थी, कई जगह सामान बहुत महंगे बिकने की शिकायतें थी, तो क्या उन पर कहीं कार्रवाई भी हुई है हरियाणा में? जी, चाहे जो राशन की डिपो हो या चाहे कोई प्राइवेट दुकान हो या दवाई विक्रेता हो जो खास करके मास्क और सैनिटाइजर बेच रहे हैं, इनके खिलाफ बड़ी सख्ती से कार्रवाई की गई है। बार बार चेकिंग किया जा रहा है, उनको चालान किया जा रहा है। कई केसेस में हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया है। इसके अलावा हमने हर जिले में सब्जियों की मैक्सिमम रेट भी फिक्स कर दिया है, ताकि उससे ज़्यादा कोई बेच ना पाए। इसका असर पूरा दिख रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई में कहीं कमी नहीं है, और इसमें कहीं भी जो 20-25 कमोडिटी की सप्लाई और प्राइस हम मॉनिटर करते हैं, उसमें कहीं भी कोई चिंताजनक प्राइस राइज नहीं हुआ है। सर, कोरोना के दौरान काफ़ी चैलेंजिंग ये मामला है कि डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए। मंडियों में आप कैसे सुपरविजन कर रहे हैं सारी चीज़ों की? एक तो हर मंडी में हम 25-50 किसान ही बुला रहे हैं, सुबह 25 और शाम को 25 बाद दोपहर को।
तो इससे क्या होता है कि कोई भी आ जाए, खड़े हो जाए, 200 ट्रॉलियों की लाइन लगी है, इसकी नौबत नहीं है। तो ये भीड़ कम करने का सबसे असरदार तरीका है। दूसरा असरदार तरीका है कि पिछले साल 400 मंडी थे, इस बार हम 1800 परचेज सेंटर मिला के कार्य चला रहे हैं। तो इसीलिए किसान बट गए, लेबर बट गए, तो भीड़ कहीं नहीं हो रहा है जिस तरीके से पहले बड़े मंडियों में हजारों 5000 लोग मंडी में होते थे एक टाइम पे, वैसा नहीं होता। ये दो बड़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा हर मंडी या प्रोक्योरमेंट सेंटर के गेट पर हम किसान जो आते हैं उनको मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर से उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाता है, गाड़ियों की सैनिटाइजेशन भी करते हैं, और ढेर इस तरीके से लगाया जाता है ताकि आपस में भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंस की जो ज़रूरत है वो पूरा हो सके। गेहूं को लेकर विशेषकर सर अगर टारगेट को देखा जाए, जो टारगेट होते हैं उनको क्या अचीव कर रहा है डिपार्टमेंट? जी, पहले दिन हमने 1,02,000 टन गेहूं की आवक हुई। दूसरे दिन वो बढ़ के 1,86,000 टन हुई है। कल ये 2.5 लाख टन हुआ था। आज 1 बजे तक 1,60,000 टन हो चुका है। तो इसीलिए जो आवक होना चाहिए एक आम साल में जो होता था, हम उसके नज़दीक ही चल रहे हैं। सर गेहूं की खरीद इस बार लंबी चलने की बात कही जा रही है, कब तक चलने की संभावना है? देखिए, भारत सरकार से हमने मंजूरी लिया है कि जून 30 तक खरीदा जा सकता है, लेकिन जो हमारे इंतजाम है और जिस तरीके से किसान अपने फसल लेके मंडी में आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमें उतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़्यादातर फसल तो हम मुझे लगता है कि शायद 15 मई तक खरीद लेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई किसान अपने फसल लेके मंडी में आते हैं तो वो खरीदा जाएगा। सर आज कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से गेहूं हरियाणा की मंडियों में आकर बिक रहा है, इनमें क्या सच्चाई है या नहीं है? नहीं, आज हरियाणा में पड़ोसी राज्य के कोई भी किसान का गेहूं नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो इंटर स्टेट बैरियर है, जो बॉर्डर है, वो संपूर्ण रूप से बंद है। इसीलिए उस तरफ से इस तरफ को आने का या इस तरफ से उस तरफ को जाने का कोई परमिशन नहीं है। तो ये हैं पीके दास जी जो कि बता रहे हैं कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से बिल्कुल भी किसी तरह का अनाज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सभी एरिया सीलबंद है और इसके अलावा जो बॉर्डर कम्प्लीटली लॉकअप है। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि आड़तियों से जो वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान हो गया और आड़ती अब अपना काम स्मूथली कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।